आज आप हमारे साथ एक नई किताब की यात्रा पर चलने वाले हैं। इस किताब का नाम है वाई कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स। इसे लिखा है हमारे एक्स चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ जी ने और इसे छापा है पेंगुइन ने। चंद्रचूड़ जी की ये पिछले हफ्ते रिलीज़ हुई किताब संग्रह है उनकी स्पीचेस का, जो कि उन्होंने अलग अलग समय पर अलग अलग अवसरों पर दी हैं। आज के एपिसोड में हम आपके सामने इस किताब के कुछ अंश और उसमें कुछ गुथी हुई अवधारणाएं सामने रखेंगे। तो शुरू करते हैं बिना किसी विलंब के। मेरा नाम है सौरभ और आज इस यात्रा में मैं आपका साथी हूँ। अशोक देसाई भारतीय कानून जगत के एक बेहद सम्मानित और प्रख्यात न्यायविद थे। उन्होंने अपने लंबे करियर में सॉलिसिटर जनरल और बाद में भारत के अटॉर्नी जनरल के रूप में भी कार्य किया। आपातकाल के दौर में उन्होंने नागरिक और राजनीतिक अधिकारों की रक्षा के लिए साहसिक भूमिका निभाई और भारतीय संवैधानिक न्यायशास्त्र को नई दिशा भी दी। उनके योगदान को मान्यता देते हुए वर्ष 2001 में उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित भी किया गया। अपने जीवन के अंतिम वर्षों तक बीबी समाज के हाशिए पर रहने वाले वर्गों के अधिकारों के लिए निःशुल्क वकालत करते रहे, जिससे उनकी मानवीय संवेदनशीलता और न्याय के प्रति समर्पण को हम साफ देख सकते हैं। अशोक देसाई के करियर में एक अत्यंत महत्वपूर्ण मामला नाटककार विजय तेंदुलकर के प्रसिद्ध नाटक सखाराम बिंदर का बचाव था। ये नाटक समाज की पाखंडिता को चुनौती देता है। इसके मुख्य पात्र सखाराम बिंदर उन महिलाओं को अपने घर में शरण और भोजन देता है जिन्हें उनके पति त्याग चुके हैं, लेकिन इसके बदले वो उनसे यौन इच्छाओं की पूर्ति की अपेक्षा रखता है। नाटक का विषय सीधा और कठोर था, इसलिए इसे अश्लील और हिंसक मानते हुए महाराष्ट्र सरकार के स्टेज परफॉर्मेंस सिक्योरिटी बोर्ड के दायरे में लाया गया। जब इसका पहला मंचन शुक्रवार शाम को होना था, तब पुलिस की संभावित कार्यवाही की आशंका थी। अशोक देसाई के नेतृत्व में कानूनी टीम ने पूरी रात जागकर याचिका तैयार की और शुक्रवार सुबह बॉम्बे हाई कोर्ट में रिट याचिका दाखिल की। इसके परिणाम स्वरूप अदालत ने हस्तक्षेप किया और पुलिस की किसी भी नकारात्मक कार्रवाई को रोक दिया गया, जिससे नाटक का मंचन संभव हो सका। बॉम्बे पुलिस एक्ट की 1951 की एक धारा पुलिस को ये ताकत देती थी कि वे किसी नाटक को मंचन से पहले जांचें और ये तय कर सके कि वो नाटक सार्वजनिक व्यवस्था, शील या नैतिकता के खिलाफ तो नहीं है। इसी नियम के तहत बोर्ड ने इस नाटक को मंजूरी तो दी, लेकिन उस पर 32 शर्तें लगा दी गईं, जिससे कि नाटक की असली कलात्मक स्वतंत्रता खत्म हो चुकी थी। अशोक देसाई ने इस मनमाने कदम को अदालत में चुनौती दी और अदालत ने माना कि कलात्मक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भी संवैधानिक अधिकार है। इस फैसले से कलाकारों और लेखकों को भरोसा मिला कि वो बिना डर के अपने विचार को अभिव्यक्त कर सकते हैं। कानून और नैतिकता का रिश्ता बहुत गहरा है। कानून लिखित नियम है जिसे राज्य बनाता और लागू करता है। नैतिकता ज़्यादातर समाज और व्यक्ति के विवेक से आती है। असल में कानून की जड़ें नैतिकता में ही हैं। जैसे कि प्राचीन रोम में जब गुड फेथ की नैतिकता थी, तब अनुबंध सिर्फ नैतिक भरोसे पर चलते थे। कानून की ज़रूरत शायद वहाँ नहीं थी। लेकिन जैसे जैसे समाज बड़ा और जटिल हुआ, उसके नैतिक नियमों को कानून के रूप में लिखना पड़ा। इसके बावजूद कानून और नैतिकता के बीच की रेखा हमेशा साफ नहीं होती। प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत कहता है कि अगर किसी मानव निर्मित कानून और प्राकृतिक नैतिकता के बीच टकराव हो, तो नैतिकता को प्राथमिकता मिलनी चाहिए। लीगल पॉजिटिविज्म विचारधारा के समर्थक जैसे हार्ट मानते हैं कि कानून और नैतिकता अलग अलग हैं, लेकिन कानून तभी टिक सकता है जब उसमें कुछ नैतिक गुण हों, जैसे निष्पक्षता, समानता और ये कि कानून पिछली तारीख से लागू न कर दिया जाए। असल सवाल ये है कि नैतिकता आखिर है क्या? ये कोई दरअसल साफ या फिर सार्वभौमिक चीज़ नहीं है। समाज, परिवार, व्यक्ति, हर जगह नैतिकता के अपने अपने रूप होते हैं। रोज़मर्रा में हम ये सही है या गलत जैसे सवालों को नैतिकता के सहारे से देखते हैं। ये हमारे भीतर से दिशा देती है, जबकि कानून बाहर से नियंत्रित करते हैं। कभी कभी समाज में नैतिकता हिंसा और भेदभाव का औजार भी बन जाती है। जैसे
उत्तर प्रदेश में एक बार एक लड़की निचली जाति के लड़के के साथ भाग गई। गांव के लोगों ने दोनों की हत्या कर दी और इसे समाज की इज्जत बचाने का काम बताया गया। जब पुलिस पहुंची तो उन्होंने गर्व से कहा, अगर हम ऐसा ना करते तो हमारा पूरा समाज बदनाम हो जाता। यहाँ देखा जा सकता है कि भीड़ की नैतिकता संविधान की नैतिकता से बिल्कुल अलग थी। यानी हर वो चीज़ जो समाज नैतिक कहे, ज़रूरी नहीं कि वो सचमुच इंसाफ और बराबरी वाली नैतिकता हो। असली चुनौती ये है कि हम संवैधानिक नैतिकता और भीड़ की नैतिकता के बीच फ़र्क कर पाएँ। दार्शनिक अक्सर नैतिकता को परिभाषित करने के लिए दो दृष्टिकोणों का उपयोग करते हैं, वर्णनात्मक यानी कि डिस्क्रिप्टिव अप्रोच और मानक यानी कि नॉर्मेटिव अप्रोच। डिस्क्रिप्टिव अप्रोच के अनुसार नैतिकता एक ऐसी आचार संहिता है जो समाज के सामान्य लोगों या किसी समूह के द्वारा बनाई जाती है, और दूसरी तरफ नॉर्मेटिव अप्रोच के अनुसार नैतिकता वो आचार संहिता है जो तर्कसंगत लोग सामने रखते हैं। समाज में जो आचार संहिता या नैतिक नियम लागू होते हैं वो हमेशा वैसे नहीं होते जैसे तर्कसंगत और निष्पक्ष लोग तय करते हैं। सवाल यह है कि अगर तर्कसंगत लोग आज एक अलग आचार संहिता प्रस्तावित करते हैं तो आखिर आज जो नियम पहले से लागू हैं वो किसने बनाए, ये आखिर अस्तित्व में कैसे आए। अक्सर कहा जाता है कि भले ही नैतिकता पूरी तरह से एक जैसी ना हो और अलग अलग समाजों में अलग अलग रूप में दिखे, लेकिन कुछ मूलभूत बातें ऐसी होती हैं जिन्हें हर समाज मानता है। दार्शनिक डेविड बी बॉन्ग अपनी किताब नेचुरल मॉरलिटीज़ में ऐसी नैतिकताओं को एडिक्वेट मॉरलिटी कहते हैं, यानी वे न्यूनतम नैतिक मानक जिन पर समाज के अलग अलग समूह आपसी बातचीत और समझौते से सहमत होते हैं। ये प्रक्रिया एक तरह की सौदेबाजी होती है जिससे लोग अक्सर अलग अलग विचारों को मिलाने की कोशिश करते हैं ताकि सबके लिए आधारभूत नियम तय हो सकें। लेकिन इस प्रक्रिया में शक्ति का असमान वितरण बहुत मायने रखता है। अगर बातचीत करने वाला पक्ष बराबर नहीं हो तो ताकतवर पक्ष को हमेशा फ़ायदा होता है और कमज़ोर पक्ष को दबना पड़ता है। इसलिए हमें ये नहीं देखना चाहिए कि कितने लोगों ने इस आचार संहिता को मान लिया है, बल्कि हमें ये पूछना चाहिए कि उन्होंने इसे क्यों और किन परिस्थितियों में स्वीकार किया है। प्रोफेसर सोनिया सिका अपने शोध पत्र मोरल रिलेटिविज्म एंड कॉन्सेप्ट ऑफ कल्चर में कहती हैं कि जब हम किसी समाज की सांस्कृतिक या नैतिक संहिता की चर्चा करते हैं तो हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि ये संहिता कैसे बनी, किसके हित में बनी, किस सामाजिक व्यवस्थाओं के तहत बनी और अंततः किसने बनाई। साफ है कि समाज में जो पर्याप्त नैतिकता बनती है, जो एडिक्वेट मोरलिटी बनती है, वो अक्सर उन्हीं शक्तिशाली समूहों की नैतिकता होती है जिनके पास लंबे समय से सत्ता और प्रभाव रहा है। इसका नतीजा ये होता है कि कमज़ोर वर्ग के हित अक्सर दब जाते हैं। इसके तहत जो नैतिकता सामान्य मानी जाती है वो वास्तव में पुरुषों, ऊंची जातियों और शारीरिक रूप से सक्षम व्यक्तियों की नैतिकता होती है, जबकि हाशिए पर रहने वाले समूहों की आवाज़ में दबा दी जाती है। समाज की संरचना कमज़ोर वर्गों को इतना नीचे धकेल देती है कि उनकी सहमति दिखने भर की होती है। असल में वो एक तरह का मिथक होती है। जर्मन समाजशास्त्री मैक्स वेबर कहते हैं कि दलितों ने जाति उत्पीड़न के खिलाफ बड़े पैमाने पर विद्रोह नहीं किया क्योंकि समय के साथ उन्होंने उसी व्यवस्था के मूल्यों को अपना लिया। अमेरिकी निर्वंश विज्ञानी माइकल मॉफेट भी मानते हैं कि जब दलित अपनी जातियों के भीतर ही छोटे छोटे नियमों और भेदभाव को दोहराते हैं तो दरअसल जाति व्यवस्था को बनाए रखते हैं और मजबूरी में उस संस्कृति को स्वीकार कर लेते हैं। भारत जैसे समाज में भी स्वीकार्यता बहुत कमज़ोर और मजबूरी भरी होती है। हाशिए पर रहने वाले लोगों के पास अक्सर कोई दूसरा रास्ता नहीं होता सिवाय इसके कि वो प्रभुत्वशाली संस्कृति के सामने झुक जाएं। जैसे अगर कुछ महिलाएं ये मान भी लेती हैं कि मासिक धर्म के दौरान उनको मंदिरों या धार्मिक स्थलों में नहीं जाना चाहिए, तो हमें ये सोचना चाहिए कि क्या ये मान्यता सचमुच उनकी अपनी है या फिर ये उन शक्तिशाली वर्गों द्वारा थोपी गई है जो समाज और धर्म पर नियंत्रण रखते हैं। कमज़ोर वर्गों के पास अपने अपने काउंटर कल्चर बनाने की क्षमता नहीं होती, और अगर वे कभी ऐसी संस्कृति बनाने की कोशिश भी करते हैं
तो ताकतवर वर्ग उसी का इस्तेमाल उन्हें और ज़्यादा अलग थलग करने और दबाने में करते हैं। विद्वान अक्सर शिष्टाचार और नैतिकता में फ़र्क समझाने की कोशिश करते हैं। दार्शनिक थॉमस हॉब्स शिष्टाचार का मतलब बताते हैं, जैसे एक व्यक्ति दूसरे से कैसे मिलता है, सामने कैसे खाता पीता है, दांत कैसे साफ करता है या दूसरों के सामने कैसा व्यवहार करता है। ये बातें व्यक्तिगत आदतों और दिखावे से जुड़ी होती हैं, जबकि नैतिकता का असली मतलब है ऐसे गुण जो लोगों को शांति और एकता के साथ रहने में मदद करें। हॉब्स का मानना था कि शिष्टाचार सच्ची नैतिकता का हिस्सा नहीं है। लेकिन जस्टिस चंद्रचूड़ इस बात से सहमत नहीं है। वो इस शिष्टाचार समझी जाने वाली आदतों को नैतिकता से इतना स्वतंत्र तरीके से नहीं देखते। असल में शिष्टाचार यानी कपड़े पहनने का तरीका, खाने की आदतें या फिर दैनिक व्यवहार, ये सब चीज़ें समाज में पहचान बनाने और संस्कृति को बचाए रखने का एक बड़ा साधन है। हर प्रभुत्वशाली वर्ग अपनी पहचान बनाए रखने के लिए कुछ विशेष परंपरा या पहनावे से खुद को जोड़ के दिखाता है। यही वजह है कि मजबूत और ऊंची जाति के लोग अक्सर कमज़ोर समूहों के शिष्टाचार और पहनावे पर हमला करते हैं, ताकि वे अपनी अलग पहचान न बना सकें या प्रभुत्वशाली वर्ग की पहचान न चुरा सकें। जैसे भारत में कपड़ों का इस्तेमाल दलितों को नीचा दिखाने के लिए किया गया। उनसे कहा गया कि वे सार्वजनिक रूप से ऐसे कपड़े पहने जो उन्हें हीन स्थिति में दिखाएं। उन्हें साफ कपड़े या सोना चांदी के गहने पहनने की अनुमति भी नहीं थी। एक मार्मिक उदाहरण है नागेली की कहानी। नागेली त्रावणकोर रियासत में रहने वाली एक इजाबा महिला थी। उस समय राजा दलित महिलाओं से स्तन कर वसूला करते थे, यानी उन्हें अपने सीने को ढकने के लिए कर देना पड़ता था। परंपरागत रूप से उस क्षेत्र में नग्न छाती रहना सामान्य बात थी, पर धीरे धीरे कपड़े, खासकर कि ऊपरी कपड़े, सामाजिक पहचान और सम्मान का प्रतीक बन गए थे। जब कर वसूलने वाले लोग नागेली के घर पहुंचे तो उन्होंने विद्रोह में अपने ही स्तनों को काटकर केले के पत्ते पर रखकर दे दिया और कर के रूप में पेश कर दिया। ये शीलता दिखाने का कदम नहीं था, बल्कि समाज में जातीय भेदभाव और अन्याय के खिलाफ एक गहरा प्रतिरोध था। इसी तरह जब डॉक्टर अंबेडकर नीले ब्लेजर और लाल टाई के साथ 3 सूट पीस पहनते हैं तो ये केवल फैशन नहीं होता, ये एक क्रांतिकारी संदेश था कि वो ऊंची जातियों द्वारा थोपे गए नियमों को ठुकरा रहे हैं और अपने समूह की पहचान को बराबरी के साथ स्थापित कर रहे हैं। अब सवाल उठता है कि क्या इस तरह के सांस्कृतिक और सामाजिक पहलू, जिन्हें हम शिष्टाचार कहते हैं, संवैधानिक लोकतंत्र में कानून और नैतिकता की चर्चा के लिए ज़रूरी हैं? इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल ज़रूरी है। भारत का संविधान सिर्फ एक कानून की किताब नहीं है, बल्कि ये एक व्यवहार की संहिता है। ये नागरिकों और राज्य दोनों के लिए आचरण के नियम तय करता है। 1950 में संविधान बनाते समय संविधान सभा के सदस्यों ने समाज में मौजूद असमानताओं और जातीय भेदभाव को पहचाना और उन्हें दूर करने के उपाय भी किए। संविधान की मूल भावना में समानता शामिल है। अनुच्छेद 14 कहता है कि किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 15 राज्य को ये जिम्मेदारी देता है कि वो महिलाओं और पिछड़े वर्गों को ऊपर उठाने के लिए विशेष प्रावधान करेंगी। हालांकि केवल भेदभाव रोकना या थोड़ी बहुत समानता देना पर्याप्त नहीं होता। एक सच्चा समान समाज बनाने के लिए सामाजिक भेदभाव और जातीय स्तरीकरण को पूरी तरह से ख़त्म करना होगा। तभी मूल स्थिति यानी कि सबके लिए समान अवसर और समान पहचान संभव हो पाएगी। संविधान बनाने के लिए कानून अक्सर समाज के प्रमुख वर्गों की नैतिकता को लागू करता है। हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था में कानून बहुमत से बनाए जाते हैं, इसीलिए जो बातें बहुमत की नज़र में सही या गलत मानी जाती हैं वही कानूनों में भी जगह पा लेती हैं। जैसे D.H. लॉरेंस का उपन्यास लेडी चैटलीस लवर भारत में अश्लील कहकर बैन कर दिया गया। इसमें एक उच्च वर्ग की महिला और एक निम्न वर्ग के पुरुष के बीच प्रेम का संबंध दिखाया जाता है। सवाल ये उठता है कि क्या इसे इसलिए अश्लील माना गया क्योंकि इसमें यौन संबंध दिखाए गए थे, या फिर इसलिए क्योंकि इसमें ऊंच नीच के बंधनों को तोड़ दिया गया था। 2005 में महाराष्ट्र सरकार ने बार डांस में डांस पर रोक लगा दी गई, लेकिन 3 सितारा
और 5 सितारा होटलों को छूट दे दी गई। अदालत में सरकार ने कहा कि सस्ते बार में आने वाले लोग बड़े होटल में आने वाले लोगों से अलग होते हैं। यानी कानून ने ये मान लिया था कि गरीब वर्ग के लोग ज़्यादा अनैतिक होते हैं। विदुषी मानव मेनन ने अपनी किताब द लॉ ऑफ द डिज़ायर में लिखा है कि कानून में अश्लीलता का मतलब कामुक, भ्रष्ट और गंदा बताया गया है। लेकिन ये शब्द तटस्थ नहीं है, इनमें भी वर्ग, जाति और लिंग की झलक छुपी हुई है। बाहरी दुनिया में भी इस तरह के उदाहरण मिलते हैं। जेम्स जॉयस की मशहूर किताब यूलिसिस को अमेरिका में सालों तक बैन रखा गया क्योंकि इसमें कुछ यौन दृश्यों का जिक्र था। बाद में अदालत ने कहा कि किताब को अश्लील कहना गलत है क्योंकि उसमें हर शब्द लेखक की सोच और समाज की आलोचना का हिस्सा था। असल में सखाराम बिंदर, लेडी चैटलीज लवर या फिर यूलिसिस जैसी कृतियों का असली खतरा ये नहीं था कि उसमें सेक्स दिखाया गया था। खतरा ये था कि इन रचनाओं ने शादी, परिवार और सामाजिक नैतिकता पर सवाल उठाए थे। और जब भी कला और साहित्य सार्वजनिक नैतिकता को चुनौती देता है तो राज्य अक्सर कानून के नाम पर उसे रोकने की कोशिश करता है। चाहे अगर इसके लिए अभिव्यक्ति की आज़ादी का हनन भी करना हो तो राज्य उससे भी पीछे नहीं हटता। लेकिन हर व्यक्ति केवल एक पहचान का हिस्सा नहीं होता। कोई व्यक्ति एक साथ धर्म, जाति, वर्ग, यौन या फिर कोई दूसरी पहचान की परतों से जुड़ा होता है। इसे हम इंटरसेक्शनलिटी कहते हैं। जैसे अगर कोई व्यक्ति दलित भी है और क्वेयर समाज से भी है तो उसकी संस्कृति और अनुभव दूसरों से अलग होंगे। इसलिए ये मानना कि एक ही समूह की नैतिकता सब पर लागू होनी चाहिए हरगिज़ गलत है। इसलिए ज़रूरी ये है कि हम सामाजिक नैतिकता की बजाय संवैधानिक नैतिकता की बात करें। संविधान कहता है कि हमारे समाज को न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व पर खड़ा होना चाहिए। संविधान ना सिर्फ ये बताता है कि जैसे लोग जैसे हैं वैसे रहे, बल्कि ये भी दिखाता है कि लोग को जैसे होना चाहिए वैसे बनने की दिशा में आगे बढ़ने का कदम कैसे उठाया जाएगा। संविधान में भी कुछ नैतिक आधार मौजूद हैं, जैसे कि नीति निर्देशक तत्व, जिनमें समान नागरिक संहिता, नशीले पदार्थों पर रोक, सामाजिक सुरक्षा और धन के पुनर्वितरण जैसे लक्ष्य रखे गए हैं। यानी कानून और नैतिकता को पूरी तरह से अलग नहीं किया जा सकता। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि संवैधानिक नैतिकता का मतलब है संविधान के नियमों और मूल्यों के प्रति गहरी श्रद्धा रखना और उन्हीं के भीतर रहकर काम भी करना। संविधान कोई मरा हुआ कागज़ नहीं है, बल्कि एक जिंदा दस्तावेज है जिसे हम अपने व्यवहार और काम से जीवन देते हैं। हमें ये ताकत देता है, रास्ता दिखाता है और हमें अपनी पसंद से जीवन जीने की स्वतंत्रता भी देता है। प्रसिद्ध वकील अशोक देसाई इसी संवैधानिक सोच में विश्वास रखते थे। वे बराबरी, स्वतंत्रता, इंसानी गरिमा के पक्षधर थे। इसी वजह से उन्होंने नवतेज सिंह जौहर केस 2018 में, जहां समलैंगिक संबंधों को अपराध मुक्त किया गया था, सुप्रीम कोर्ट में बिना फीस के पैरवी की थी। इस फैसले में कोर्ट ने कहा था कि सार्वजनिक नैतिकता यानी कि बहुसंख्यक समाज की सोच संविधान से ऊपर नहीं हो सकती। संविधान की असली नैतिकता ये है कि हर व्यक्ति को उसकी पसंद से जीने का अधिकार है। यही तर्क आगे जोसेफ शाइन केस 2018 में भी दिया गया, जहाँ व्यभिचार यानी कि अडल्ट्री को अपराध नहीं माना गया। पहले कानून कहता था कि पति को पत्नी पर यौन स्वामित्व का अधिकार है। कोर्ट ने साफ कहा कि ये पुरानी सोच है और अब संवैधानिक नैतिकता ही कानून को दिशा देगी। यानी कानून का आधार बराबरी, गरिमा और गैर भेदभाव होना चाहिए, न कि समाज की पुरानी धारणाएं। अशोक देसाई मानते थे कि समाज को बहुसंख्यक की लोकप्रिय नैतिकता से नहीं बल्कि संविधान की नैतिकता से चलना चाहिए, क्योंकि वही हमें इंसानियत, प्रेम और समानता सिखाती है। शब्द और टेक्स्ट यानी कि लिखित सामग्री कानून में बहुत अहम माने जाते हैं। जब विचारों को साफ और सटीक शब्दों में लिखा जाता है तो कानून को स्थायित्व और स्पष्टता मिलती है। अगर वही शब्द संविधान का हिस्सा बन जाएं तो उनका महत्व और भी बढ़ जाता है। हार्वर्ड लॉ स्कूल के विद्वान लॉरेंस ट्राइब ने कहा था
कि शब्द न सिर्फ सरकार को ढांचा दे सकते हैं, बल्कि उस ढांचे पर सीमाएं भी लगा सकते हैं और राज्य की दिशा तय भी कर सकते हैं। राष्ट्र निर्माण में शब्दों की ताकत का सबसे अच्छा उदाहरण हमें भारतीय संविधान के इतिहास में मिलता है। जब नवंबर 1948 में संविधान सभा में चर्चा हुई तो कुछ सदस्यों ने कहा कि संविधान बहुत लंबा है और इसमें प्रशासनिक बारीकियों को शामिल नहीं होना चाहिए। डॉक्टर अंबेडकर भी मानते थे कि आदर्श रूप से ऐसे विवरण संविधान में नहीं होने चाहिए। प्रशासनिक विवरण जैसे अनुसूची 1 में राज्यों की सूची, अनुसूची 2 में वेतन और भत्ते और अनुसूची 3 में शपथ का स्वरूप। लेकिन उनका तर्क था कि भारत ने अभी तक संवैधानिक नैतिकता यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोरलिटी को पूरी तरह अपनाया नहीं है, इसलिए नियमों को स्पष्ट शब्दों में लिखना ज़रूरी है, वरना लूप होल खोजकर उनका दुरुपयोग हो सकता है। इसलिए जितना ज़्यादा लिखा होगा उतना कम दुरुपयोग की संभावना होगी। इसी सोच के कारण हमारा संविधान दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान बना। आज इसमें 1,46,000 से भी अधिक शब्द, 400 अनुच्छेद और 100 से भी ज़्यादा अधिक संशोधन हैं। ब्रिटिश संविधान विशेषज्ञ सर आइवन जेनिंग्स ने इसे नापसंदगी से वकीलों का संविधान कहा था। फिर भी ये संविधान भारत के साथ ही विकसित हुआ और राष्ट्र की दिशा तय करता आया है। सवाल ये है कि क्या इसकी विशालता इसकी ताकत है या फिर इसकी कमजोरी? क्या संविधान अपने विस्तार की वजह से सफल हुआ या फिर उसके बावजूद? लेकिन इतना साफ है कि भारत के संविधान में शब्दों का विशेष महत्व है। हम अक्सर मानते हैं कि संविधान में लिखे शब्द इसको सटीकता और निश्चितता देते हैं, लेकिन सच ये है कि संवैधानिक मूल्यों को शब्दों में न बांधना कभी आसान हुआ था और न कभी भविष्य में आसान होगा। भाषा खुद लचीली होती है और भविष्य की हर स्थिति का अंदाज लगाना संभव नहीं होता। इस वजह से संविधान की भाषा में अस्पष्टता रह जाती है। अमेरिकी संविधान के निर्माता जेम्स मेडिसन ने कहा था कि इंसान जो भी जितनी भी सटीकता से लिखेगा वह पूरी तरह स्पष्टताओं से मुक्त नहीं हो सकता। ऐसी राजनीतिक और सामाजिक परिस्थितियों में जहां बहुत अधिक अनिश्चितता होती है, न्यायालयों की संवैधानिक व्याख्या मददगार साबित होती है। न्यायिक पुनरीक्षण यानी कि जुडिशियल रिव्यू इन अस्पष्टताओं को स्पष्ट करने का एक तरीका है। अमेरिका में संविधान व्याख्या को लेकर 2 मुख्य विचारधाराएं हैं। पहली धारा जिसे हम कहते हैं ओरिजिनलिज्म, यानी कि इन शब्दों का मतलब संविधान बनाते समय क्या समझा गया, यानी इसका जोर संविधान के निर्माण काल के मूल आशय या मूल अर्थ पर होता है। लेकिन इसमें भी एक पेच है। न्यायाधीश रॉबर्ट बर्क के अनुसार ओरिजिनलिज्म का अर्थ है संविधान निर्माताओं ने इस शब्द का मतलब क्या समझा था, जबकि न्यायाधीश एंटोनिन स्कॉलिया के अनुसार ये शब्दों के मूल ऐतिहासिक अर्थ पर आधारित है, न कि निर्माताओं की नीयत पर। यानी उस समय इस शब्द का असली मतलब क्या था, न कि संविधान निर्माताओं ने इसका मतलब क्या समझा था। इसके अलावा संवैधानिक व्याख्याओं की दूसरी धारा यानी कि जीवित संविधान, जिसे हम लिविंग कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म भी कहते हैं, जो संविधान को एक विकसित होती हुई जीवित इकाई मानता है। ये मानता है कि जैसे समाज बदलता है वैसे ही संविधान की व्याख्या भी बदलनी चाहिए। जैसे इक्वलिटी बिफोर लॉ और जीवन की स्वतंत्रता जैसे महान सामान्य वाक्यांशों की व्याख्या वर्तमान संदर्भ में की जानी चाहिए, न कि 1950 के संदर्भ में। जीवित संविधानवाद का अर्थ ये नहीं है कि न्यायाधीश अपनी मर्जी से निर्णय देंगे। इसके दायरे को संरचना, इतिहास, लिखित सामग्री और कानूनी संस्कृति सीमित करते हैं। जैसा कि अमेरिकी विद्वान जैक बॉल्किन कहते हैं, संवैधानिक विकास का सबसे बड़ा इंजन न्यायाधीश नहीं बल्कि अमेरिकी जनता के बदलते दृष्टिकोण रहे हैं। लेकिन संविधानों में सिर्फ शब्द नहीं होते, मौन भी होते हैं, और इसीलिए संवैधानिक व्याख्याओं में सिर्फ शब्दों की नहीं बल्कि संविधान के मौन की भी व्याख्या होती है। तो सवाल उठता है, संविधान में मौजूद मौन यानी साइलेंस का क्या अर्थ है? क्या मौन समय में स्थिर होते हैं या फिर मौन भी शब्दों की तरह विकसित होते हैं? क्या न्यायाधीश इन मौनों को अपनी इच्छा के अनुसार स्वर दे सकते हैं? शब्दों और मौन में एक महत्वपूर्ण भेद है। शब्दों को व्यक्त करने का तरीका होता है, लेकिन मौन आसानी से कम्युनिकेट नहीं होते। इसके लिए केवल क्या कहा गया है को समझना पर्याप्त नहीं होता, क्या नहीं कहा गया है को भी समझना पड़ता है।
हरमन हेसे के प्रसिद्ध उपन्यास सिद्धार्थ में नायक अपने मित्र से कहता है, नॉलेज को कम्युनिकेट किया जा सकता है लेकिन विजडम को नहीं। जो कुछ भी शब्दों में सोचा और व्यक्त किया जाता है वो एक तरफा होता है, आधा सत्य होता है, उसमें पूर्णता और एकता का अभाव होता है। हमारे संविधान के 1,46,000 से अधिक शब्द जितने भी महत्वपूर्ण हों, वे हमारी संवैधानिकता को पूरी तरह बयान नहीं करते। संविधान का सार केवल उसके पाठ में नहीं है, बल्कि इस बात में भी है कि उसे कैसे व्याख्यायित किया जाता है, कैसे जिया जाता है और समय समय पर संस्थाओं, न्यायालयों और जनता द्वारा उसका नया रूप दिया जाता है। संविधान उतना ही शब्दों के बारे में है जितना कि वो मौन के बारे में है जो नहीं कहा गया है। संविधान के मौन हमारी संवैधानिक कानून व्यवस्था में शब्दों से कम नहीं, बल्कि कहीं कहीं उससे ज़्यादा गहरे पेड़ बनाए हुए हैं। इन चुप्पियों को संविधान के भीतर दर्ज उदाहरणों से ही समझते हैं। जैसे एक किस्म की चुप्पी है जिसे चंद्रचूड़ लिखते हैं, डोर क्लोजिंग साइलेंस। जैसे कि अध्यादेश बनाने की शक्ति में जज्ब चुप्पी। अध्यादेश यानी कि वह अस्थायी कानून जिसे संसद या विधानसभा न चलने की स्थिति में राष्ट्रपति या राज्यपाल की मंजूरी से जारी किया जाता है और इसकी अधिकतम अवधि 6 महीने और 6 हफ्ते होती है। अनुच्छेद 213(2) के सब क्लॉज ए के अनुसार यदि कोई अध्यादेश समाप्त हो जाता है या विधानमंडल उसे अस्वीकार कर देता है तो वो आगे लागू नहीं रहेगा। अब यहाँ असली सवाल ये है कि उस अध्यादेश के लागू रहने के दौरान जो काम हो चुके हैं उनका क्या होगा? क्या वे सब रद्द माने जाएंगे या फिर वो वैध रहेंगे? अगर दूसरे शब्दों में समझे तो कार्य करना बंद कर देगा। इसका मतलब क्या सिर्फ भविष्य में प्रभाव खत्म होना है या फिर ये अतीत में किए गए कामों को भी प्रभावित करेगा? यहाँ पर एक गहरी दुविधा है। अध्यादेश अपनी प्रकृति से ही अस्थायी होता है और ये सीमित समय के लिए लाया जाता है। ऐसे में क्या एक अस्थायी अध्यादेश समाप्त होने के बाद भी स्थायी असर छोड़ सकता है? उदाहरण के लिए मान लीजिए किसी अध्यादेश के आधार पर कुछ नियुक्तियां हो गईं या कुछ निर्णय ले लिए गए। अब अध्यादेश खत्म हो गया, क्या वे नियुक्तियां और निर्णय भी स्वतः खत्म माने जाएंगे या फिर वो वैध बने रहेंगे? संविधान के कई अन्य प्रावधान में जहां कार्य करना बंद कर देगा जैसी भाषा प्रयोग होती है, वहां ये भी साफ लिखा गया है कि पहले किए गए काम सुरक्षित रहेंगे, लेकिन अनुच्छेद 213 में ऐसा कोई बचाव का प्रावधान नहीं है। यानी यहाँ संविधान चुप है। यही चुप्पी एक संवैधानिक सवाल बन जाती है। न्यायालय ने इस चुप्पी की जो व्याख्या की उसका सार ये था कि कानून बनाने के ऊपर असली नियंत्रण विधानमंडल का है। अगर विधानमंडल अस्वीकार कर दे तो अध्यादेश के आगे के प्रभाव रुक जाते हैं और इसका दायरा सीमित ही रहता है। इससे ये संवैधानिक मूल्य मजबूत हुआ कि अध्यादेश कभी भी विधानमंडल की जगह नहीं ले सकते, बल्कि ये सिर्फ एक अस्थायी उपाय है। संविधान की चुप्पियों को विधि के शासन को बढ़ाने वाले अर्थ के साथ सामंजस्य में होना चाहिए। अध्यादेश बनाने की शक्ति के परिणाम स्वरूप कार्यपालिका को बिना किसी प्रतिबंध के भविष्य के लिए बाध्यकारी प्रभाव उत्पन्न करने की क्षमता देना एक संसदीय लोकतंत्र में खतरनाक मिसाल कायम करेगा। अध्यादेश बनने की शक्ति की व्याख्या जो सरकार की कार्यकारी अंग से उत्पन्न होती है, इस मूल धारणा को नज़रअंदाज नहीं कर सकती कि कानून बनाने की प्राथमिक शक्ति विधायिका के पास है। अध्यादेश के समाप्त होने या अस्वीकृत होने से पहले की कार्यवाहियां वैध नहीं रह सकती। ऐसी व्याख्या करके न्यायपालिका ने उन कार्यवाहियों को बचाने के दरवाजे बंद कर दिए जो एक समाप्त या अस्वीकृत अध्यादेश के तहत की गई थी। दरअसल यही डोर क्लोजिंग साइलेंस का उदाहरण है। XCGI चंद्रचूड़ एक दूसरी चुप्पी का भी जिक्र करते हैं। अनुच्छेद 32 के दायरे में दाखिल एक साइलेंस। 2004 में जी टेलीफिल्म्स ने भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड यानी कि BCCI द्वारा मूल अधिकारों के उल्लंघन का दावा करते हुए सर्वोच्च न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाया। न्यायालय ने उन दावों को खारिज कर दिया, ये कहते हुए कि अनुच्छेद 32 के तहत मूल अधिकार के प्रवर्तन को लागू करने की पूर्व शर्त ये है कि उस अधिकार का उल्लंघन करने वाली संस्था राज्य होना चाहिए, और चूंकि BCCI राज्य नहीं है इसलिए अनुच्छेद 32 लागू नहीं हो सकता। अनुच्छेद 32 जिसे आमतौर पर संविधान का हृदय और आत्मा कहा जाता है, भाग 3 द्वारा दिए गए अधिकारों के प्रवर्तन के लिए
सर्वोच्च न्यायालय में जाने का अधिकार प्रदान करता है, जो कि अनुच्छेद 12 से 35 तक फैले हुए हैं। हालांकि ये इस बारे में चुप है कि इन अधिकारों को किन के खिलाफ लागू किया जा सकता है। अनुच्छेद 32 का पाठ राज्य शब्द का उल्लेख नहीं करता, जैसे अनुच्छेद 14 विशेष रूप से राज्य के उल्लंघन से संबंधित है, जबकि कुछ मूल अधिकार राज्य के इतर भी संस्थाओं और व्यक्ति पर लागू होते हैं, जैसे अनुच्छेद 15(2) जो कहता है कि किसी भी नागरिक के साथ धर्म, जाति, लिंग, जन्मस्थान आदि के आधार पर दुकानों, रेस्टोरेंट, सार्वजनिक स्थानों, कुओं, तालाबों आदि पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। या फिर अनुच्छेद 21 यानी किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता, सिवाय इसके कि ऐसा कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार किया जाए। ये दोनों आर्टिकल कम से कम टेक्चुअली राज्य तक सीमित नहीं हैं। ऊपर से देखने में लगता है कि कोई व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय में तब भी जा सकता है जब गैर राज्य अभिकर्ता क्षैतिज मूल अधिकारों का उल्लंघन करते हैं, लेकिन दूसरी ओर अनुच्छेद 226 जो कि हाईकोर्ट से संबंधित है, स्पष्ट रूप से ये निर्धारित करता है कि रिट किसके खिलाफ जारी की जा सकती है। अनुच्छेद 32 के विपरीत जो इस बिंदु पर चुप है, अनुच्छेद 226 के तहत रिट किसी भी व्यक्ति या प्राधिकरण के खिलाफ जारी की जा सकती है। अनुच्छेद 226 की ध्वनि अनुच्छेद 32 की चुप्पी को एक नई ध्वनि प्रदान करती है। अनुच्छेद 32 की चुप्पी का मतलब था कि सामान्यता। इस सामान्यता शब्द पर ध्यान दीजिए। सामान्यता क्षैतिज मूल अधिकारों यानी कि वो मूल अधिकार जिनका हनन व्यक्ति या कोई गैर राज्य संस्था करती है कि उल्लंघन के लिए सर्वोच्च न्यायालय के दरवाजे बंद हैं। यानी आर्टिकल 32 के तहत संवैधानिक मूल अधिकार राज्य की कार्यवाही से संबंधित हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए किसी निजी रेस्टोरेंट ने जाति या धर्म के आधार पर किसी व्यक्ति को प्रवेश देने से मना कर दिया। यह अनुच्छेद 15(2) का उल्लंघन है, लेकिन चूंकि ये राज्य नहीं है, व्यक्ति सीधे अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकता। इसके बजाय ये अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट में जाकर रिट दायर कर सकता है। ये एक आदेश है जिसे कोर्ट ने संवैधानिक चुप्पी की ध्वनियों में सुना है। अगली चुप्पी है डॉक्ट्रिन ऑफ ऑक्यूपाइड फील्ड्स की, यानी कि अधिकृत क्षेत्र का सिद्धांत। संविधान में कानून बनाने की शक्ति 3 सूचियों में बटी हुई है। केंद्र सूची में केवल संसद कानून बना सकती है, राज्य सूची में केवल राज्य विधायिका कानून बना सकती है। लेकिन कुछ विषय कुछ जटिल प्रवृत्ति के होते हैं, इसलिए हमारे संविधान में समवर्ती सूची की एक खास व्यवस्था है जिसमें संसद और राज्य दोनों को कुछ विषयों पर कानून बनाने की शक्ति दी गई है। इसका मतलब ये सुनिश्चित करना है कि केंद्र और राज्य दोनों अपने क्षेत्र के हिसाब से कानून बना सकें और देश की ज़रूरतों के हिसाब से शासन कर सकें। लेकिन अगर कभी राज्य का कानून और संसद का कानून आपस में टकरा जाएं, तो संसद का कानून प्राथमिकता रखेगा और राज्य का कानून तब तक लागू नहीं होगा जब तक कि राष्ट्रपति उसे अलग से मंजूरी न दे दे। हालांकि सिर्फ समवर्ती सूची ही केंद्र और राज्य के टकराव का मामला नहीं बनाती। राज्य सूची की कुछ प्रविष्टियां भी केंद्र सूची के अधीन हैं। इसका मतलब ये है कि कुछ विषयों पर राज्य केवल तभी कानून बना सकता है जब संसद ने इसे अपने नियंत्रण में ना लिया हो। जैसे राज्य सूची की प्रविष्टि 24 यानी कि उद्योग केंद्र सूची की प्रविष्टि 52 के अधीन है। इसका मतलब ये है कि अगर संसद किसी उद्योग को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर दे तो राज्य उस पर कानून नहीं बना सकता। इसी तरह राज्य सूची की प्रविष्टि 23 यानी कि खनन और खनिज विकास केंद्र सूची की प्रविष्टि 54 के अधीन है। इसका अर्थ है कि राज्य केवल वही कानून बना सकता है जहां तक संसद ने अपने अधिकार का इस्तेमाल नहीं किया है। आसान भाषा में कहें तो राज्य और केंद्र के बीच सिर्फ समवर्ती सूची पर टकराव नहीं है। राज्य खुद राज्य सूची में पहले से लिखे गए विषयों पर भी कानून बनाने में स्वतंत्र नहीं है जब तक कि केंद्र उन विषयों से जुड़े कानूनों पर राज्य को वो छूट न दे दे। इससे जुड़े सुप्रीम कोर्ट के उड़ीसा बनाम एमेटोलॉज केस में अदालत ने अधिकृत क्षेत्र यानी कि ऑक्यूपाइड फील्ड का सिद्धांत लागू किया। इसके अनुसार अगर कोई राज्य सूची की प्रविष्टि केंद्र सूची के अधीन है तो राज्य विधायिका के पास शुरू से ही उस विषय पर कानून बनाने का कोई अधिकार नहीं होता। यानी राज्य को केंद्र के कानून की प्रतीक्षा करने का विकल्प सही विकल्प होगा। ये इसलिए नहीं कि राज्य और केंद्र के कानून टकरा रहे हैं, बल्कि इसलिए
कि संविधान ने राज्य के लिए वो क्षेत्र पहले से ही सीमित कर दिया है। इस पूरे ढांचे में ये देखा जा सकता है कि संविधान में कई जगहों पर चुप्पियां रखी गई हैं। कभी ये चुप्पियां दरवाजे बंद करती हैं, जैसे कि राज्य सूची के अधीन केंद्र सूची वाली प्रविष्टियों पर राज्य का कानून बनाने का अधिकार नहीं होता, और कभी ये चुप्पियां दरवाजे खोलती हैं, जैसे कि समवर्ती सूची के उन विषयों पर जहां राज्य और केंद्र दोनों कानून बना सकते हैं, बशर्ते कि कोई टकराव न रहे। अब इसके बाद चंद्रचूड़ जी बात करते हैं उन संवैधानिक चुप्पियों की जिन्हें वो ओपनिंग डोर साइलेंस कहते हैं। भारत के संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 13(2) कहता है कि राज्य कोई ऐसा कानून नहीं बना सकता जो नागरिकों को प्राप्त मौलिक अधिकारों को छीनता या घटाता है। यदि कोई ऐसा कानून बनाया भी जाता है तो वह कानून उस सीमा तक शून्य माना जाएगा जहां तक अधिकारों का उल्लंघन करता है। हालांकि संविधान इस बात पर चुप है कि क्या अलग अलग अधिकारों के उल्लंघन पर उन्हें एक दूसरे से परस्पर जोड़ के या अलग अलग तरीके से ही आंका जाना चाहिए, यानी इसके बीच किसी म्यूचुअल एक्सक्लूसिविटी का संबंध है या नहीं। दूसरे शब्दों में कहें तो ये अधिकार वाटर टाइट कंपार्टमेंट में बटे हैं या आपस में एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए हैं। ये प्रश्न संविधान लागू होने के कुछ ही महीनों के भीतर सर्वोच्च न्यायालय के सामने आए। इसे आसान करके एक उदाहरण से समझते हैं। 1950 के समय ए के गोपालन एक कम्युनिस्ट नेता थे जिन्हें प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट के तहत बिना मुकदमे के हिरासत में रख दिया गया था। ए के गोपालन बनाम स्टेट ऑफ मद्रास मामले में याचिकाकर्ता ने अपनी नज़रबंदी को चुनौती देते हुए संबंधित कानून को अनुच्छेद 19, 21 और 22 के अधिकारों का उल्लंघन बताकर चुनौती दी, जबकि नज़रबंदी को प्रत्यक्ष तौर पर सिर्फ अनुच्छेद 22 संबोधित करता है और आर्टिकल 19 अभिव्यक्ति की और आर्टिकल 21 गरिमापूर्ण जीवन की स्वतंत्रता की बात करता है। कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया और ये तय किया कि अनुच्छेद 22 निवारक नज़रबंदी के लिए एक पूरी संहिता है और इसकी वैधता का परीक्षण अनुच्छेद 19 और 21 के खिलाफ नहीं किया जा सकता। इसका मतलब ये हुआ कि मूल अधिकार अलग अलग स्वतंत्र और सीमित क्षेत्र के अधिकार थे जो एक दूसरे से सीधे मिश्रित नहीं होते थे। हालांकि न्यायमूर्ति फजल अली ने इससे अलग राय दी। ये बात अलग कि उनका निर्णय बहुमत का निर्णय नहीं था। उन्होंने कहा कि मूल अधिकार पूरी तरह से अलग नहीं हैं, वे कभी कभी एक दूसरे के साथ ओवरलैप भी हो सकते हैं। जैसे किसी अपराधी की गिरफ्तारी अनुच्छेद 20 और 21 के साथ साथ अनुच्छेद 22 के दायरे में आती है। निवारक नज़रबंदी अनुच्छेद 22 में ही है, लेकिन ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अभाव के रूप में अनुच्छेद 21 और आवागमन की स्वतंत्रता के अधिकार अनुच्छेद 19(1)(d) का भी उल्लंघन कर सकती है। इसी तरह संपत्ति के अधिकार से अनुच्छेद 19(1)(f) और अनुच्छेद 31 के अधिकार कुछ हद तक एक दूसरे से जुड़ते भी हैं। आगे चलकर आरसी कूपर बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के मामले में न्यायालय ने ए के गोपालन के परस्पर अनन्यता के सिद्धांत को चुनौती दी। इस मामले में बैंकों के राष्ट्रीयकरण को अनुच्छेद 14, 19 और 31 के परस्पर उल्लंघन के रूप में चुनौती दी गई। कोर्ट ने माना भी कि भाग 3 अलग अलग अधिकारों की स्पष्ट सूची नहीं देता, बल्कि ये अधिकारों के एक कॉम्प्लेक्स वेब के रूप में गारंटी देने का प्रयास करता है। कॉन्स्टिट्यूशनल साइलेंस को डोर ओपनिंग अपॉर्चुनिटी के रूप में देखने ने अदालतों को संविधान के कुछ विशेष शब्दों और अनुच्छेदों की व्याख्या करने का मौका दिया। इसका एक उत्कृष्ट उदाहरण हाल ही का मामला है, जिसमें अदालत को अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल के कार्यों की वैधता अवैधता का निर्णय लेना पड़ा, जो अंततः मुख्यमंत्री को बर्खास्त करने के रूप में समाप्त हुआ। संविधान का अनुच्छेद 163(a) कहता है कि राज्यपाल के कार्यों के प्रयोग में उसकी सहायता और परामर्श देने के लिए मुख्यमंत्री के नेतृत्व में मंत्री परिषद होगी, सिवाय इसके कि उन्हें इस संविधान के तहत अपने विवेक से किसी कार्य को करने की आवश्यकता हो। अनुच्छेद 163(1) में इस विवेक के अर्थ पर संविधान मौन है और इसे तय करने का दायित्व अदालत पर आया। मिसालों के विश्लेषण के आधार पर अदालत ने निष्कर्ष निकाला कि इस विवेक के 3 मतलब हैं। पहला,
कोई संवैधानिक प्रावधान जो स्पष्ट रूप से राज्यपाल को अपने विवेक से कार्य करने की आवश्यकता बताता है, जैसे कि जब संविधान कहता है कि राज्यपाल संदेह की स्थिति में सरकार को बहुमत सिद्ध करने के लिए सदन में बुला सकता है। दूसरा कि किसी संवैधानिक प्रावधान की व्याख्या से विवेकाधिकार उत्पन्न होता है, जैसे राज्य में सरकार गिरने की स्थिति में राज्यपाल को यह तय करना है कि किस पार्टी को आमंत्रित किया जाए सरकार बनाने के लिए और अपने बहुमत को सिद्ध करने के लिए। और तीसरा, ऐसी स्थितियां जहां अदालत ने घोषित किया कि राज्यपाल को विशेष कार्य स्वयं करना चाहिए और किसी सहायता या परामर्श के बिना, क्योंकि अन्य विकल्प अस्वीकार्य हैं या तो हितों के टकराव के कारण असंभव हैं, जैसे कि किसी आपातकालीन स्थिति में वित्तीय या प्रशासनिक फैसलों को तुरंत लागू कर देना। हम देखते हैं कि अदालत ने इन चुप्पियों की व्याख्या के जरिए संविधान को व्यवहार्यता प्रदान की है और चुप्पियों को अर्थ दिया है। एक और क्षेत्र जहां अदालतों ने संविधान को इंटरप्रिटेट करने का कार्य किया वो था अनएनुमरेटेड राइट्स, यानी कि गैर लिखित या फिर गैर जाहिर अधिकार। कई अवसरों पर उन्होंने किसी ऐसे अधिकार को शब्द दिए हैं जो संविधान के किसी प्रावधान में स्पष्ट रूप से नहीं दिया गया, जैसे निजता का अधिकार जो संविधान में कहीं उल्लेखित नहीं है। हालांकि खड़ग सिंह और गोविंद मामलों में फैसलों के बाद निजता का अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत व्यक्तिगत स्वतंत्रता का एक आवश्यक तत्व माना गया। इन दोनों फैसलों में अदालत ने अंतर्राष्ट्रीय न्यायशास्त्र, अंतर्राष्ट्रीय संधियां और संविधान की रूपरेखा पर भरोसा किया ताकि इस दस्तावेज में मौजूद शून्यता को पूरा किया जा सके। इस मुद्दे पर अब संविधान पीठ के सामने पुनः विचार के लिए भेजा गया है। हालांकि इन डोर ओपनिंग अपॉर्चुनिटी वाली चुप्पियों का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम ये रहा कि इसने अदालत को ये शक्ति प्रदान की कि वे कई स्पष्ट अधिकारों का उपयोग करके गैर जाहिर अधिकारों को संवैधानिक संरक्षण के भीतर घोषित कर सके। PUCL बनाम भारत संघ मामले में अदालत के सामने ये प्रश्न था, क्या फ़ोन टैपिंग संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन है? अदालत ने कानून के प्रावधानों का विश्लेषण किया और निष्कर्ष निकाला कि फ़ोन टैपिंग के खिलाफ अधिकार अनुच्छेद 19(1) के और अनुच्छेद 21 में निहित हैं। सरकार के द्वारा निगरानी जिस पर किसी दूसरी संस्था का कोई नियंत्रण ना हो, इसका अर्थ है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और निजता का अधिकार दोनों का उल्लंघन होगा। इन सारी चुप्पियों से भी ज़्यादा दिलचस्प है संविधान की वो चुप्पियाँ जो संविधान में उन प्रावधानों में निहित हैं जो संविधान में लिख दिए गए हैं। भारत की सर्वोच्च अदालत हर साल हजारों मामलों का निर्णय करती है। एक महत्वपूर्ण प्रतिशत मामलों में ये उन मुद्दों पर प्रश्न का निर्णय करती है जिन पर संविधान मौन होता है। केशवरन भारती मामला जो एकमात्र उदाहरण है जिसमें सर्वोच्च न्यायालय के 13 न्यायाधीशों ने एक ही मामले का निर्णय दिया। अदालत को यह तय करना था कि क्या संसद की संशोधन शक्ति पर अनुच्छेद 368 में निर्दिष्ट सीमाओं के अलावा कोई अतिरिक्त सीमाएं है या नहीं। इस प्रश्न की उत्पत्ति उस प्रयास में है जिसमें संसद ने जमींदारी अधिकारों को समाप्त करने का प्रयास किया। इस कार्य को उस समय मौलिक अधिकारों में शामिल संपत्ति के अधिकार का उल्लंघन होने के रूप में चुनौती दी गई थी। आसान भाषा में कहें तो जमींदारी उन्मूलन करते हुए एक अधिकार का संरक्षण करने के लिए सरकार को दूसरे अधिकार यानी कि संपत्ति के संवैधानिक अधिकार के विरुद्ध न्यायालय में लड़ना था। दो पूर्व मामलों में अदालत ने ये माना था कि संविधान को इस तरह संशोधित किया जा सकता है कि मौलिक अधिकार छीन लिए जाएं। हालांकि बाद में गोलकनाथ मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने एक अलग अर्थ प्रदान किया और कहा कि कोई भी संविधान संशोधन मौलिक अधिकार को घटा या छीन नहीं सकता। केशवरन भारती केस में इस आवाज़ की गंभीरता बदल दी और कहा कि संशोधन शक्ति पर सीमाएं होना बहुत आवश्यक है। इस मामले में न्यायमूर्ति HR खन्ना ने कहा, शब्द संशोधन यानी अमेंडमेंट ये मानता है कि पुराना संविधान अपनी पहचान खोए बिना जीवित रहता है, भले ही उसमें परिवर्तन किया गया हो, और ये तब भी जारी रहता है जब इसे परिवर्तित किया गया हो। संशोधन के परिणाम स्वरूप पुराना संविधान नष्ट नहीं किया जा सकता, यह संशोधित रूप में सुरक्षित रहता है। पुराना संविधान सुरक्षित रखने का अर्थ क्या है? इसका मतलब है
पुराने संविधान की मूल संरचना या ढांचे को बनाए रखना। संविधान के संशोधन के प्रावधान का उद्देश्य संविधान की संरचना को उलटना नहीं हो सकता। न ही अनुच्छेद 368 को इस प्रकार व्याख्यायित किया जा सकता है कि संविधान की मृत्यु की इच्छा को व्यक्त करे या उसे उसके कानूनी तरीके से समाप्त करने की अनुमति दे। ऐसे विनाशकारी कार्यवाहियों को संविधान का संशोधन नहीं कहा जा सकता, जैसे कि अनुच्छेद 368 में कल्पित किया गया है। अनुच्छेद 368 में प्रयुक्त शब्द इस संविधान का संशोधन और संविधान संशोधित माना जाता है। ये दिखाते हैं कि संशोधित किया गया संविधान मौजूदा संविधान ही है और संशोधन के परिणाम स्वरूप नया और अलग संविधान नहीं बनता, बल्कि मौजूदा संविधान संशोधित रूप में ही बना रहता है। अनुच्छेद 368 की भाषा इस निष्कर्ष का समर्थन करती है कि इस प्रावधान के अंतर्गत कार्य करते समय किसी मौजूदा संविधान को रद्द कर नया संविधान स्थापित नहीं किया जा सकता। अतः उन्होंने निष्कर्ष निकाला, अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन की शक्ति में संविधान को रद्द करने की शक्ति शामिल नहीं है, न ही इसमें संविधान की मूल संरचना या ढांचे को बदलने की शक्ति शामिल है। संविधान की मूल संरचना या ढांचे के संरक्षण के अधीन संशोधन की शक्ति पूर्ण है और इसमें संविधान के विभिन्न अनुच्छेदों को संशोधित करने की शक्ति शामिल है, जिसमें मौलिक अधिकारों के संबंधित अनुच्छेद भी शामिल हैं। किसी मौलिक अधिकार के किसी भाग को उसके सार या मूल तत्व होने के कारण संशोधन प्रक्रिया से बाहर नहीं किया जा सकता। संशोधन की शक्ति में विभिन्न अनुच्छेदों को जोड़ने, बदलने या समाप्त करने की शक्ति भी शामिल है। इस प्रक्रिया ने अदालत में एक ग्रेट साइलेंस को आवाज़ दी, लेकिन एक दूसरा ग्रेट साइलेंस को उत्पन्न कर दिया। जबकि अदालत ने यह परिभाषित करने का प्रयास किया कि मूल संरचना क्या है, किसी विशेष विशेषता को मूल संरचना का हिस्सा माना जाए या नहीं, ये उचित मामलों में भविष्य में अदालत पर ही छोड़ दिया गया। ध्यान देने वाली बात यह है कि केशवानंद भारती केस में विभिन्न न्यायाधीशों ने बेसिक स्ट्रक्चर के हिस्सों के रूप में अलग अलग सूचनाएं दी थीं। इस नए मौन की उत्पत्ति के समय से ही कई इसमें प्रतिध्वनियां थीं। केशवानंद भारती के बाद मूल संरचना का सिद्धांत संविधान संबंधी मामलों में नियमित रूप से लागू होता रहा। दिलचस्प बात यह है कि केवल मूल संरचना ही विकसित नहीं हुई, बल्कि इसमें शामिल विशेषताएं समय के साथ विकसित होती रहीं। इसे आप एक उदाहरण से समझिए। भारत के संविधान के अनुच्छेद 124 और 217 में ये कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। इसके लिए वो मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों से परामर्श करेगा। लेकिन इस परामर्श शब्द का अर्थ कितना गहरा है और किसकी राय अंतिम मानी जाएगी, राष्ट्रपति की या परामर्श देने वाले न्यायाधीश की, ये सवाल लंबे समय से विवाद का विषय बना रहा। फर्स्ट जज केस 1981 में अदालत ने कहा कि नियुक्ति में राष्ट्रपति यानी सरकार की राय सर्वोपरि होगी। न्यायाधीशों से परामर्श ज़रूरी है, लेकिन सरकार चाहे तो उनकी राय ना माने। इस तरह नियुक्ति की शक्ति कार्यपालिका के पक्ष में झुक गई। लेकिन 1993 में सेकंड जज मामले में अदालत ने इस व्याख्या को पलट दिया और कहा कि न्यायालय की स्वतंत्रता संविधान की मूल संरचना है और अगर सरकार नियुक्ति में अंतिम शक्ति रखेगी तो ये स्वतंत्रता खतरे में पड़ जाएगी। इसलिए अदालत ने यह तय किया कि नियुक्ति का अंतिम अधिकार न्यायपालिका के पास होना चाहिए और इसी से कॉलेजियम प्रणाली की शुरुआत हुई, जिसमें मुख्य न्यायाधीश और 2 वरिष्ठतम न्यायाधीश मिलकर नियुक्तियों पर निर्णय लेते हैं। बाद में 1998 में राष्ट्रपति ने अदालत से पूछा कि ये कॉलेजियम वास्तव में कैसे काम करेगा। अदालत ने स्पष्ट किया कि कॉलेजियम सिर्फ मुख्य न्यायाधीश और 2 न्यायाधीश तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इसमें 2 मुख्य न्यायाधीश के साथ 4 वरिष्ठतम न्यायाधीश भी शामिल होंगे। इस तरह न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी तरह न्यायपालिका के हाथ में आ गई। इन मामलों से न्यायपालिका की स्वतंत्रता मजबूत हुई, लेकिन कई जटिलताएं पैदा भी हो गईं। कार्यपालिका का तर्क था कि अब न्यायाधीश खुद अपने उत्तराधिकारी चुन रहे हैं और इसमें पारदर्शिता और जवाबदेहिता की कमी है। दूसरी ओर न्यायपालिका का कहना था कि अगर सरकार को ये शक्ति दी गई तो न्यायपालिका पर उसका दबाव बढ़ जाएगा और स्वतंत्रता समाप्त हो जाएगी।
यही कारण है कि ये विवाद आज तक बना हुआ है। और जब 2014 में एनजेएसी कानून लाकर सरकार ने नियुक्ति प्रक्रिया में अपनी भूमिका बढ़ाने की कोशिश की, तो सर्वोच्च न्यायालय ने उसे भी असंवैधानिक घोषित कर दिया। इस प्रकार केशवन भारती में मूल संरचना के क्या घटक हैं, इस मौन को बाद के मामलों में विस्तारित करके न्यायपालिका ने अर्थ प्रदान किए, और ये अर्थ का विस्तारीकरण आज भी लागू है। हमने अब तक ये देखा कि संविधान की चुप्पियों को आवाज़ देने के अलग अलग क्या तरीके हैं, लेकिन इस बिंदु पर हम दृष्टिकोण को पलटना होगा और पूछना होगा, क्या हमें हमेशा हर चुप्पी को आवाज़ देनी चाहिए, या फिर क्या कुछ ऐसी चुप्पियां हैं जिनको आवाज़ नहीं भी देनी चाहिए। शायद हमें हर चुप्पी को भरने के लिए उतावलापन नहीं दिखाना चाहिए। जस्टिस चंद्रचूड़ इस विचार को एक सावधानीपूर्ण संकेत के साथ समाप्त करते हैं, जैसे कि ब्रिटिश राजनीति वैज्ञानिक माइकल फॉली तक देते हैं। संवैधानिक शासन हमेशा कुछ अनकहे पहलुओं, मौन समझौतों और इस मान्यता पर निर्भर करता है कि डिस्क्रिएशन यानी कि विवेकशीलता का अर्थ है विवेकपूर्ण होना, उन बातों पर पर्दा डाल देना जिन्हें स्पष्ट रूप से नहीं कहा जा सकता। ऐसी स्थितियों को संवैधानिक अवियांसेस यानी कि अस्थायी विराम या फिर मौनावस्था कहते हैं, जहां संविधान कुछ विवादास्पद मुद्दों पर जानबूझकर चुप रहने की, उनकी चर्चा से बचने की कोशिश करता है। ऐसा करके वो संवैधानिक व्यवस्था में वैधता को बनाए रखता है। संविधान की कुछ विशेषताएं ऐसी होती हैं जो अपनी प्रकृति से ही स्पष्ट शब्दों में व्यक्त नहीं की जा सकती, और इसीलिए वे निरंतर अनिश्चितता की स्थिति में बनी रहती हैं। इस दृष्टि से जब हम ये चर्चा करते हैं कि चुप्पियों को किस तरह आवाज़ दी जाए, तो ये भी समझना ज़रूरी है कि कुछ चुप्पियों की गरिमा तभी सुरक्षित रहती है जब वो चुप ही रहें। आपने एक शब्द सुना होगा, ब्लैक स्वान मोमेंट। ब्लैक स्वान मोमेंट यानी कि वो दुर्लभ और अप्रत्याशित घटना जिसका प्रभाव आगे पीढ़ियों तक रहता है। 1973 में हिमालय के एक गांव में किसानों के एक समूह ने लकड़हारों की एक टोली को पेड़ काटने से रोक दिया। इससे चिपको आंदोलन की शुरुआत हुई और इसके माध्यम से भारतीय पर्यावरणवाद का एक महत्वपूर्ण चरण विकसित हुआ, जिसे पर्यावरण की रक्षा और आर्थिक विकास की खोज के बीच संघर्ष की धारणा को उजागर किया। शहरी और औद्योगिक विकास के दबाव ने स्थानीय समुदाय को उनके जीवन यापन के लिए आवश्यक संसाधनों से वंचित कर दिया। किसानों ने देखा कि उनके जंगलों को राज्य द्वारा वाणिज्यिक शोषण के लिए हटा दिया जा रहा है। चरवाहों ने देखा कि उनके चराई के मैदान कारखानों ने ले लिए हैं। कारीगर मछुआरों ने देखा कि बड़े ट्रॉलर्स ने उनको हाशिए पर धकेल दिया है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी स्टॉकहोम सम्मेलन ने पर्यावरण की तरफ दुनिया का ध्यान खींचा। विकास और पर्यावरण को लेकर बहस अब भी जारी है। एक और वे लोग हैं जो तेज़ आर्थिक विकास का समर्थन करते हैं क्योंकि उसी से अधिक रोजगार उत्पन्न होंगे। दूसरी ओर वे लोग हैं जो हमारी नदियों, झीलों, पहाड़ों और अनेक रूपों में अद्भुत जैव विविधता के संरक्षण के पक्षधर हैं। ये दोनों समूह आपस में बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि एक दूसरे पर बात कर रहे हैं, और हर गुजरते दिन के साथ ये खाई और भी चौड़ी होती जा रही है। गांधी जी ने कहा था कि ईश्वर न करे हम भारतीय इंग्लैंड से आए उस पश्चिमी आर्थिक मॉडल का अनुसरण करें। यदि 30 करोड़ की पूरी आबादी इसी तरह के आर्थिक शोषण में लग जाए तो ये टिड्डियों की तरह पूरी दुनिया को नंगा कर देगी। संभवतः जो गांधी जी और बाद के पर्यावरणविद जैसे चिपको आंदोलन के प्रमुख नेता चंडी प्रसाद भट्ट कह रहे थे, वो अतीत में लौटना नहीं था, बल्कि ऐसे समाज और अर्थव्यवस्था को पोषित करना था जो वर्तमान की मांगों को पूरा करे, वो भी बिना भविष्य की ज़रूरतों को खतरे में डाले। इसलिए नए आधुनिक भारत को पर्यावरणीय मुद्दों को केवल विकास से लाभ उठाने वालों के दृष्टिकोण से नहीं, बल्कि उनसे प्रभावित होने वाले दृष्टिकोण से भी देखना होगा। धरती के गरीब लोगों के लिए उच्च जीवन स्तर प्राप्त करना होगा, लेकिन इस तरह कि वे अपने विरासत से अलग थलग ना हों और प्रकृति की उस सुंदरता, ताजगी और पवित्रता को ना बिगाड़ें जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। जाहिर है कि हमारे संविधान ने आर्टिकल 48A और 51A के माध्यम से राज्य और नागरिक दोनों को पर्यावरण की जिम्मेदारी दी, और राज्य का ही एक हिस्सा है न्याय व्यवस्था या फिर न्यायालय।
जब एक तरफ स्टॉकहोम में आयोजित संयुक्त राष्ट्र मानव पर्यावरण सम्मेलन में ये घोषणा की जा रही थी कि इतिहास में ऐसा समय आ गया है कि अब अज्ञानता या उदासीनता से पृथ्वी को बड़ा नुकसान हो सकता है, लेकिन ज्ञान और समझ से हम अपने और अपने भविष्य की पीढ़ियों के लिए बेहतर और सुरक्षित पर्यावरण बना सकते हैं। दूसरी तरफ भारत में सुप्रीम कोर्ट भी MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1987 के केस में इस दृष्टिकोण पर खुद को पुख्ता कर चुका था। ये मुद्दा कानपुर की टेनरीज द्वारा गंगा नदी में बिना शोधन के अपशिष्ट छोड़ने का था, जिससे गंभीर जल प्रदूषण और सार्वजनिक स्वास्थ्य पर खतरा उत्पन्न हो रहा था। लगभग एक दशक बाद औद्योगिक कचरे और जहरीले अपशिष्ट से जुड़े इंडियन काउंसिल फॉर एनवायरो लीगल एक्शन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय ने अपनी बात दोहराते हुए कहा कि पर्यावरण की कीमत पर विकास नहीं होना चाहिए और न ही विकास की कीमत पर पर्यावरण। आगे एसर ऑयल वर्सेस हालार उत्कर्ष समिति 2004 में भी सर्वोच्च न्यायालय ने अपनी बात और ज़्यादा तीव्रता से दोहराई। 1992 के प्रथम संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन यानी कि यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट ने पर्यावरणीय समस्याओं पर कदम उठाने की शुरुआत की। स्टॉकहोम, रियो, जोहान्सबर्ग सम्मेलनों ने दुनिया भर में पर्यावरण जागरूकता नीतियां और कानून बनाने का एक ढांचा दिया और बारी थी अब राष्ट्रीय स्तर पर इन नीतियों को और कानूनों को लागू करने की। लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर समस्या कानूनों की कमी की नहीं बल्कि मुख्यतः प्रशासनिक ढांचे की थी। स्पष्ट रूप से एक ठोस पर्यावरण नीति और पर्याप्त कानून पहले से मौजूद थे, समस्या थी उनके कार्यान्वयन की। न्यायपालिका का हस्तक्षेप इसलिए हुआ क्योंकि केंद्र और राज्य स्तर पर कार्यपालिका की क्षमता इस बात को लेकर सीमित थी। पर्यावरण मामलों की निगरानी और परीक्षण के लिए प्रशिक्षित कर्मियों की कमी के कारण सुप्रीम कोर्ट ने MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इंडियन काउंसिल फॉर एनवायरो लीगल एक्शन और एसर ऑयल लिमिटेड इन तीनों मुकदमों में विशेष पर्यावरण न्यायालय बनाने की आवश्यकता की बात कही। 2003 में भारत के विधि आयोग ने सर्वोच्च न्यायालय के सुझाव पर गौर किया और सरकारी सहयोग से नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी कि NGT की स्थापना का रास्ता साफ किया। 2010 में NGT एक्ट 2010 के अंतर्गत NGT की स्थापना हुई ताकि प्रभावी और त्वरित निपटान सुनिश्चित हो सके और नियमित न्यायालयों पर दबाव कम किया जा सके। NGT की संरचना कुछ अनूठी है क्योंकि इसमें न्यायिक और विशेषज्ञ सदस्यों की समान संख्या होती है। इसी संतुलित संरचना के कारण ये बहुविषयक पर्यावरणीय मामलों में विशेषज्ञ संस्थान के रूप में उभरा। 31 अगस्त 2017 तक NGT में लगभग 23,000 मामले दायर किए गए थे, जिनमें से 20,000 का निपटारा हो चुका था और 3,000 लंबित थे। NGT ने कई बड़े और महत्वपूर्ण फैसले दिए, जैसे गंगा रेस्टोरेशन मामले में 5 न्यायाधीशों की पीठ ने गंगा में प्रदूषण फैलाने वाली प्रत्येक स्ट्रीम की पूरी जांच की आदेश दिए और नदी के किनारे 100 मीटर क्षेत्र को नो डेवलपमेंट जोन घोषित कर दिया तथा 500 मीटर तक कचरा फैलाने पर प्रतिबंध लगाया। इस निर्णय में पानी की गुणवत्ता सुधारने और प्रदूषण नियंत्रण के लिए विस्तृत कार्यान्वयन योजना भी बनाई गई। पॉस्को मामले में भी ट्रिब्यूनल ने 12 मिलियन टन वार्षिक क्षमता वाले इस्पात संयंत्र की स्थापना रोक दी क्योंकि इसका पर्यावरणीय प्रभाव और स्थानीय समुदाय की जीवन शैली पर गंभीर नकारात्मक असर पड़ने का संभावना थी। NGT ने छोटे छोटे मुद्दों पर भी ध्यान दिया, जैसे दिलीप नेवतिया वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2014 में सड़क परिवहन मंत्रालय को वाहनों के लिए सायरन और मल्टी हॉर्न के मानक तय करने का आदेश दिया। वर्धमान कौशिक वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2014 में NGT ने 15 वर्ष पुराने वाहनों को सड़क पर चलाने या खड़ा करने पर रोक लगा दी और एक कार्य योजना तैयार करने के लिए समिति गठित करने का आदेश दिया। NGT की एक पीठ ने गैर नागरिकों और विदेशियों को भी इन अधिकारों के दायरे में लेकर आया। इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल वीकली में प्रकाशित एक लेख में कुछ आयाम थे, इसका जिक्र चंद्रचूड़ जी करते हैं। पहला, पर्यावरणीय क्षरण इतनी बड़ी मात्रा में हो रहा है कि उसे समझ पाना असंभव है जब तक कि सरकारों और वैज्ञानिक संस्थानों के पास उपलब्ध समेकित जानकारी ना हो। इस पर कार्यवाही असंभव है। दूसरा, ऐसे कई प्रदूषक जो मानक स्वास्थ्य
या फिर पर्यावरण को खतरा पहुंचा रहे हैं, उन्हें इस प्रकार के वैज्ञानिक उपकरणों के बिना पहचाना ही नहीं जा सकता जो सामान्य नागरिकों के पास नहीं होते। और तीसरा, प्रतिकूल पर्यावरणीय प्रभाव अक्सर ऐसी गतिविधियों के परिणाम स्वरूप होते हैं जो भौगोलिक प्रभाव वाले स्थान से, यानी कि जहां वो गतिविधि घटी है उससे बहुत दूर घटित होते हैं, और कई बार तो किसी और समय पर हुई घटना किसी और समय पर अपना प्रभाव दिखाती हैं। जैसे किसी उद्योग से निकला हुआ धुआं या रासायनिक अपशिष्ट नज़दीकी गांव में तुरंत समस्या ना पैदा करे, लेकिन वह हवा या पानी के माध्यम से किलोमीटर दूर जाकर किसानों की फसल और जल स्रोत को नुकसान पहुंचा सकता है। इसी तरह किसी बांध के निर्माण से स्थानीय स्तर पर तुरंत असर ना दिखे, लेकिन वर्षों बाद नदियों के बहाव, उनके आसपास के परिस्थिति तंत्रों पर गंभीर प्रभाव पड़ सकते हैं। यहाँ एक विडंबना भी है, अक्सर लोग ये नहीं जानते कि वे प्रदूषित परिस्थितियों में रह रहे हैं या विषाक्त हो रहे हैं, और परिणाम स्वरूप वे समय रहते जानकारी प्राप्त करने की आवश्यकता भी महसूस नहीं करते। सरकारों की ओर से पर्याप्त जवाबदेही के अभाव में नागरिक समाज समूहों को पर्यावरणीय जानकारी प्राप्त करने के लिए आंदोलन की ओर प्रेरित किया है, जिसका असर दिखाई देता है। हाल के दशकों में नागरिक समाज संगठनों के निरंतर दबाव के आगे झुकते हुए दुनिया के अधिकांश देशों की सरकारों ने या तो कानून बनाए हैं या फिर एक व्यापक सार्वभौमिक सम्मेलन पर हस्ताक्षर किए हैं जो पर्यावरणीय मामलों में पारदर्शिता और जानकारी की पहुंच का वादा करते हैं। इन संघर्षों की प्रकृति भिन्न रही है, लेकिन सूचना की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के संघर्ष का अतिरिक्त लाभ ये हुआ है कि इसने निरक्षरों तक जागरूकता के स्तर को बढ़ाया है, जो कि पर्यावरणीय ह्रास दुनिया के भविष्य को ही खतरे में डाल रहा है। इसलिए आवश्यक है कि वैश्विक स्तर पर ऐसी कार्यवाहियां हों जो सीमाओं और राष्ट्रों के पार जाकर जानकारी के मुक्त प्रवाह को संभव बना सके। ये प्रवृत्ति की पर्यावरण और ट्रांसपेरेंसी महत्वपूर्ण है। एनजीटी ने भी इसे मान्यता दी। उदाहरण के लिए सेव मोन रिजाइम फेडरेशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2016 में अरुणाचल प्रदेश के तवांग और पश्चिमी कांगमेंग जिले में मोनपा जनजाति समुदाय ने नेमजंगछू नदी पर बने जल विद्युत बांध की पर्यावरणीय मंजूरी को चुनौती दी। उन्होंने कहा कि पर्यावरणीय प्रभाव आकलन यानी कि एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट में खामियां थीं और विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति यानी कि ईएसी ने इसे परियोजना की सही जांच नहीं की थी। बांध का प्रस्तावित स्थल संकटग्रस्त ब्लैक नेक्ड क्रेन के 2 शीतकालीन स्थलों में से एक था। ये पक्षी स्थानीय मोनपा समुदाय के लिए धार्मिक रूप से महत्वपूर्ण है। इस जानकारी का अध्ययन एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट में नहीं हुआ था और न ही ईएसी ने इसे सही तरीके से देखा था। एनजीटी ने निर्णय लिया कि जल विद्युत परियोजना पर्यावरण अनुकूल है, लेकिन इसका विकास सतत विकास के सिद्धांत पर होना चाहिए ताकि पर्यावरण को स्थायी क्षति न पहुंचे। अध्ययन जनता के परामर्श के लिए उपलब्ध कराया जाना चाहिए ताकि प्रभावित लोग अपनी चिंता व्यक्त कर सकें। इसके बाद एनजीटी ने पर्यावरणीय मंजूरी निलंबित कर दी और पर्यावरण मंत्रालय से कहा कि ब्लैक नेक्ड क्रेन और उसके आवास की सुरक्षा के लिए पर्यावरणीय प्रभाव अध्ययन किया जाए। इसके बाद ईएसी परियोजना का मूल्यांकन करेगी। हालांकि एनजीटी ने पर्यावरणीय नियमों के उल्लंघन को रोकने में प्रभावी भूमिका निभाई, लेकिन हाल के वर्षों में इसके फैसलों को अदालतों में चुनौती मिलना चिंता का विषय बन गया है। कुछ वर्षों में एनजीटी के फैसलों को विभिन्न हाई कोर्ट्स में अनुच्छेद 226 के तहत चुनौती दी गई। उदाहरण के लिए बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी एनजीटी के आदेशों के खिलाफ अपीलें सुननी शुरू कर दी और कहा कि हाई कोर्ट संवैधानिक संस्था है जबकि एनजीटी एक वैधानिक संस्था। एनजीटी अधिनियम के अनुसार इसके निर्णयों को सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है, लेकिन याचिकाकर्ता हाई कोर्ट को रिट अनुच्छेद 226 का इस्तेमाल कर रहे हैं। सर्वोच्च न्यायालय अभी तक ये तय नहीं कर पाया है कि एनजीटी के कौन से निर्णय हाई कोर्ट में चुनौती योग्य हैं और किन आधारों पर चुनौती दी जा सकती है। कुछ मामले में ये भी देखा गया कि एनजीटी के आदेश समय पर लागू करना मुश्किल होता है। अंततः न्यायिक पुनरीक्षण संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा है और सवाल ये उठता है कि हाई कोर्ट को इससे कैसे वंचित किया जा सकता है। सबसे बड़ी चुनौती है न्याय तक पहुंच यानी कि एक्सेस टू जस्टिस।
झारखंड के चाईबासा में बिंद्राई इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च स्टडी एंड एक्शन यानी कि बिरसा और ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी सेंटर यानी कि HSC ने रोरो की बंद एस्बेस्टस खानों के मामले में NGT से मदद मांगी। बिरसा ने बताया कि उनका काम जागरूकता फैलाना है, लेकिन सिर्फ बड़े शहरों में कार्यकर्ताओं के पास NGT तक पहुंच और संसाधन है। बिरसा के संयोजक ने कहा, दूर दराज इलाके के आदिवासी कार्यकर्ता के लिए कोलकाता जाकर मुकदमा लड़ना बहुत मुश्किल है। झारखंड की आदिवासी नेता दमायनी बरला ने कहा कि NGT के बारे में उन्हें पता नहीं था। NGT वहीं होना चाहिए जहां जंगल और खनिज है और जहां सबसे ज़्यादा गरीब लोग रहते हैं। NGT केवल 5 बड़े शहरों में है। निचली अदालतें आप पर्यावरण मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकती। इसका मतलब है कि दूर दराज के गरीब लोगों को न्याय पाने के लिए जोनल पीठों के पास जाना पड़ता है, जैसे बस्तर में आदिवासी का भोपाल या फिर नागालैंड के ग्रामीणों को कोलकाता जाना। ये ना आसान है ना सस्ता है। मुकदमा लड़ने के लिए कई दिनों इन शहरों में सब काम छोड़कर ठहरना भी पड़ता है। अगर पीठों की संख्या बढ़ाई जाए और प्रभावित क्षेत्रों में ही हो तो सभी को न्याय तक पहुंच सुनिश्चित हो सकती है। लेकिन पर्यावरणीय विवादों का सरल, तेज और असरदार समाधान लेने के लिए सुधार ज़रूरी है। पर्यावरण न्याय असल में सामाजिक न्याय से जुड़ा हुआ है, क्योंकि पर्यावरणीय नुकसान सबसे अधिक वंचित वर्गों को प्रभावित करता है। अक्सर ये मान लिया जाता है कि जो नियम व्यापार और अमीरों को लाभ पहुंचाते हैं वही सबको फ़ायदा पहुंचाएंगे, जबकि ये हमेशा सच नहीं होता। अक्सर कहा जाता है कि गरीबी पर्यावरणीय क्षरण का कारण है, लेकिन गरीबी पर्यावरण क्षरण का परिणाम भी हो सकती है। विकासशील देशों में गरीब लोग सीधे प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर रहते हैं। जलवायु संबंधित झटके जैसे बाढ़ या सूखा सिर्फ गरीब को नहीं बल्कि वनरेबल तबके को भी गरीबी में धकेल देता है। पर्यावरणीय क्षरण का सबसे अधिक असर वंचित और हाशियों के वर्गों पर पड़ता है। बाढ़, सुनामी, सूखा और अन्य प्राकृतिक आपदाओं के सबसे अधिक वही प्रभावित होते हैं जिनकी आधारभूत संरचना पहले से ही कमज़ोर है। किसानों की आय, खाद्य असुरक्षा, स्वच्छ जल तक पहुंच, स्वास्थ्य सेवाएं और बढ़ते दाम, ये सब चुनौतियां गरीबों को और ज़्यादा गरीबी की ओर धकेलती हैं। और इसलिए यदि गरीबी उन्मूलन को वास्तविकता बनाना है तो जलवायु परिवर्तन और उसके प्रभावों को विकास और गरीबी उन्मूलन नीतियों के साथ शामिल करना होगा। इसका अर्थ है गरीबों को सामाजिक सुरक्षा और सार्वभौमिक स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना। इसी तरह जलवायु परिवर्तन की नीतियों को भी गरीबी उन्मूलन में योगदान देना चाहिए। भारत और विश्व के कई हिस्सों में आदिवासी समुदाय जलवायु परिवर्तन से सबसे अधिक प्रभावित हुए हैं। वे प्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण पर निर्भर करते हैं, इसलिए जलवायु परिवर्तन के विरुद्ध संघर्ष में वे महत्वपूर्ण हितधारक हैं। अपने वर्तमान के गहन ज्ञान के कारण वे इस लड़ाई में अहम साझेदार भी हैं।